आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पैटर्न दैट इज द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो गाइस, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, इसका मतलब होता है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन होता है उसी को हम कहते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो चैप्टर के नेम में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट इज नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मतलब है अपने देश को आज़ाद कराना या इंडिपेंडेंट नेशन बनाना। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा टर्म क्या होगा? अब दूसरा टर्म है इसमें इंडो चाइना। जिसने भी ये नाम पहली बार सुना है उन्हें इसका मतलब इंडिया और चाइना लग रहा है। फिर आप सोचेंगे कि इंडिया और चाइना आज़ादी लेने के लिए कब लड़े। ओके गाइस, और जिस पर्सन को इसके बारे में नहीं पता है कि इंडिया चाइना लड़े भी थे या नहीं लड़े थे, तो इसकी बात ही अलग है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड वो पर्सन कुछ भी इमेजिन कर सकता है। तो आप कुछ भी इमेजिन ना करिए, अभी इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। इन बातों को साइड में रखते हुए इस चैप्टर के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? इंडो चाइना के बारे में। तो इंडो चाइना में 3 कंट्रीज आती हैं। जिसको पता है वो कमेंट ज़रूर करे, और जिसको नहीं पता है वो समझ ले। तो वो 3 कंट्रीज़ हैं वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। इसमें लाओ बोला मैंने, जो एस था वो इसमें साइलेंट रहता है, इसलिए इसको लाओ पढ़ते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम वियतनाम के ही बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो तैयार हैं आप वियतनाम की हिस्ट्री जानने के लिए? तो चलिए चलते हैं। तो हम जानने वाले हैं कि वियतनाम को कैसे इंडिपेंडेंस मिली। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो कहानी शुरू करते हैं एक पुराने समय से। वियतनाम चाइनीज़ एम्पायर के अंडर आता था, इसलिए वियतनाम जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वियतनामीज़ कल्चर पर चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो आप खुशी मना सकते हैं कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। इस फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, डेट इज इन वन वेज वियतनामीज़ कल्चर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना। फर्स्ट पॉइंट, followed Chinese form of government even after independence। वियतनाम को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी वो चाइनीज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था। एजुकेटेड वियतनाम स्पोक चाइनीज़, दिस इज़ अ सेकंड पॉइंट। जो चाइनीज़ लैंग्वेज थी वो एजुकेटेड वियतनामीज़ की लैंग्वेज बन चुकी थी। एग्जाम्पल इंडिया में भी ब्रिटिश रूल था, तो अब इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन इंडियंस की लैंग्वेज बन चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर इंडिया में जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से गवार निकल आया चला आया यहाँ पे, देखो तो इसको इंग्लिश नहीं आती है, या कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग। खैर छोड़ो, ये सब बातें हम बाद में भी करते रहेंगे, लेकिन चैप्टर तो अभी हमें स्टार्ट करना है। थर्ड पॉइंट, कन्फ्यूजन। अ चाइनीज़ रिलीजन हैड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वियतनाम। कन्फ्यूजन, जो चाइनीज़ रिलीजन था उसकी वियतनाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। तो ये तो हो गई इंडिपेंडेंस के बाद की बातें। ओके, वियतनाम में सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, एकदम चकाचक चल रहा था, ठीक है, सब चंगे थे। लेकिन 1858 में वियतनाम में फ्रेंच ट्रूप्स आते हैं। ओके गाइस, और मिड 1880s में, ओके, मिड 1880 तक नॉर्दर्न रीजन पर अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लेते हैं, मतलब एकदम अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं। ओके, किस पे कवर कर लेते हैं? नॉर्दर्न रीजन पर। आपको याद होना चाहिए कि फ्रेंच ट्रूप्स वियतनाम में कब आए। ओके, जो मैं आगे बताने वाली हूँ वो तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि फ्रेंच ट्रूप्स वियतनाम में कब आए। तो सुनिए, 1887 में फ्रांस और चाइनीज़ वॉर हुआ था, और फिर फ्रेंच ने
टोनकिन और अन्नाम की जगहों पर कब्जा कर लिया था और फ्रेंच इंडो चाइना फॉर्म हो गया। 1887 कंट्रोल्स टोनकिन एंड अन्नाम्स फॉर्म फ्रेंच इंडो चाइना। फिर फ्रेंच अपनी पावर और बढ़ाने लगी और वियतनामीज कल्चर को चेंज करने की कोशिश शुरू करने लगी। दे रिशेप्ड वियतनामीज कल्चर। फ्रेंच की बढ़ती डोमिनेंस पर वहाँ के एक फेमस ब्लाइंड पोएट नेंगुएन डेंचियो ने बोला, आई वुड रेदर फेस एटर्नल डार्कनेस देन सी द फेस ऑफ ट्रेडर्स। तो ये ब्लाइंड पर्सन बोल रहा है कि इसे धोखेबाजों की शक्लें नहीं देखनी। यह अभी तक का बेस्ट जोक था जो कि हिस्ट्री बुक में मेंशन्ड है। खैर, फ्रेंच का मानना था कि कॉलोनीज होना ज़रूरी है, मतलब कॉलोनीज आर नेसेसरी। आप लोग कॉलोनीज का मतलब समझिए। कॉलोनीज मतलब वो कंट्री जिसका दूसरी कंट्री पर क्या हो, राज हो या कब्जा हो, बात एक ही है। ओके, यानी वियतनाम एक फ्रेंच आर्मीज बन चुकी थी। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाई डिड फ्रेंच थिंक दैट कॉलोनीज आर नेसेसरी। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट, कॉलोनीज वर कंसिडर्ड एसेंशियल टू सप्लाई नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स। कॉलोनीज इसलिए ज़रूरी मानी जाती थी क्योंकि जिससे नेचुरल रिसोर्सेज और बाकी एसेंशियल गुड्स की सप्लाई करी जा सके। यानी फ्रेंच वियतनाम की नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई फ्रांस में अवेलेबल करना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट, यूरोपियंस कुड यूज़ कॉलोनीज एज मार्केट टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स। यूरोपियन कंट्रीज़ कॉलोनीज़ को मार्केट की तरह यूज़ करती थी जहां वो अपना फिनिश्ड गुड्स बेचकर पैसा कमाते थे। ओके, थर्ड पॉइंट, France also thought it was the mission of the advanced European countries to bring the benefits of civilization to backward people. फ्रांस का मानना था कि एडवांस्ड यूरोपियन कंट्रीज़ का मिशन है कि वो बैकवर्ड कंट्रीज़ में वो सिविलाइजेशन के बेनिफिट्स लाए। तो फ्रेंच वियतनाम में क्या क्या बेनिफिट्स करेगी और क्या क्या डेवलपमेंट करेगी वो तो पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। बाय। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।